कहानी की शुरुआत में हम पॉल नाम के एक आदमी को समुद्र में तैरते हुए देखते हैं। तभी अचानक उसे पानी में अजीब से बुलबुले दिखाई देते हैं और ऊपर आसमान की तरफ देखते ही वह हैरान रह जाता है क्योंकि बादल एक रहस्यमय गोले की तरह घूम रहे होते हैं। पॉल को यह एहसास नहीं होता कि उसके चारों तरफ पानी के बुलबुले भी एक गोले का आकार बना रहे हैं। कुछ ही पल बाद वह बुलबुले अचानक गायब हो जाते हैं। पॉल थोड़ा चौंकता है, लेकिन इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। इसके बाद पॉल अपने घर लौटता है और अपनी बेटी मिया के साथ समय बिताता है। शाम को उसकी पत्नी एलिस घर आती है और पूरा परिवार खुश रहता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि आने वाले समय में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ दिनों बाद पॉल को महसूस होने लगता है कि उसके कपड़े धीरे धीरे बड़े लगने लगे हैं, जैसे उसका शरीर छोटा हो रहा हो। वह यह बात एलिस को बताता है। एलिस पहले इसे हल्के में लेती है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी चिंता होने लगती है। पॉल डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसका पूरा चेकअप करता है और उसकी हाइट मापता है। डॉक्टर बताता है कि अब उसकी हाइट 176 सेंटीमीटर रह गई है। पॉल चौंक जाता है क्योंकि वह पहले 180 सेंटीमीटर था। वह समझ नहीं पाता कि 4 सेंटीमीटर कैसे कम हो सकते हैं। डॉक्टर इसे उम्र का असर बताता है, लेकिन पॉल को इस बात पर भरोसा नहीं होता। काम पर भी उसके साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। उसका हेलमेट बार बार गिरने लगता है और उसे लगता है कि उसका शरीर लगातार बदल रहा है। रात को वह सो नहीं पाता और समुद्र वाली घटना बार बार उसके दिमाग में आती रहती है। वह बेचैनी में एक्सरसाइज करता है, लेकिन उसका डर बढ़ता ही जाता है। अगली सुबह उसे लगता है कि शॉवर पहले से ज्यादा ऊंचा है और फिर उसकी शादी की अंगूठी उंगली से फिसल जाती है। एलिस भी देखती है कि पॉल पहले से छोटा लग रहा है। एलिस उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करती है। पॉल को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसकी पूरी जांच करते हैं। ब्लड टेस्ट, स्कैन और कई मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। कुछ घंटों बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आता है और बताता है कि सभी रिपोर्ट नॉर्मल हैं, लेकिन एक बात बहुत चौंकाने वाली है। पॉल की हाइट अब 165 सेंटीमीटर रह गई है और उसका वजन भी लगातार कम हो रहा है। डॉक्टर यह देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसके पूरे करियर में ऐसा केस कभी नहीं आया था। डॉक्टर साफ कहता है कि पॉल का शरीर लगातार छोटा हो रहा है और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रह सकती है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक कारण अभी तक समझ नहीं आया है। यह सुनकर पॉल और एलिस दोनों बहुत डर जाते हैं। कुछ समय बाद पॉल घर लौट आता है, लेकिन उसकी हालत और खराब होने लगती है। वह हर दिन खुद को छोटा महसूस करता है और अब कुर्सी पर बैठते समय उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंचते। धीरे धीरे वह अपने परिवार से भी दूर होने लगता है और अस्पताल से आने वाली कॉल्स को भी नजरअंदाज करने लगता है। कुछ ही हफ्तों में उसका शरीर इतना छोटा हो जाता है कि वह घर में एक बच्चे जैसा दिखने लगता है। एलिस अब बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह पॉल की मदद कैसे करे, इसलिए वह मिया को कुछ समय के लिए उसके दादा दादी के पास भेजने का सोचती है। लेकिन पॉल इस स्थिति को गंभीरता से नहीं लेता। वह बार बार कहता है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, बस उसका साइज बदल रहा है। इसी दौरान घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पॉल को हर जगह खतरे का एहसास होता है और उसकी चिंता बढ़ती जाती है। एक दिन घर देखने के लिए कुछ लोग आते हैं जो घर खरीदना चाहते हैं। एलिस उन्हें बेसमेंट तक ले जाती है। यह देखकर पॉल घबरा जाता है और डर के मारे छुप जाता है। उस समय पॉल को एहसास होता है कि वह अब इतना छोटा हो चुका है कि उसकी आवाज भी किसी को सुनाई नहीं देती। लोग घर के बारे में बात करते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद पॉल और एलिस के बीच बहुत बड़ी बहस होती है। एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब उन्हें आर्थिक समस्याएं भी हो रही हैं और इलाज जरूरी है, लेकिन पॉल गुस्से में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। बहस इतनी बढ़ जाती है कि एलिस गुस्से में बाहर चली जाती है और मिया यह सब देख लेती है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है।
पॉल को पहली बार एहसास होता है कि उसका परिवार उससे दूर हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ समय बाद पॉल और भी छोटा हो जाता है और अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह एक छोटे डॉल हाउस के अंदर रहने जैसा महसूस करने लगता है। मिया उसे अपने डॉल हाउस में रख देती है और पॉल मजबूरी में उसी छोटे घर में रहने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह इस स्थिति को स्वीकार करने लगता है और मिया के साथ थोड़ा सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करता है। मिया उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि लंबे समय बाद उसे अपने पिता पहले जैसा मजाक करते हुए नजर आते हैं। वह दोनों फिर से अपने पुराने गेम्स खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब पॉल की हालत ऐसी होती है कि छोटे से शोर और अचानक हरकत से भी वह डर जाता है, जिससे मिया को समझ आता है कि उसने अनजाने में अपने पिता को असहज कर दिया है। इससे मिया उदास हो जाती है, लेकिन पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक है। उस रात एलिस पॉल को अपने पास बुलाती है और धीरे से उसे अपने हाथ पर बैठा लेती है। यह एक भावनात्मक पल होता है जहां पूरा परिवार एक बार फिर करीब आता है। लेकिन समय के साथ पॉल का आकार और भी छोटा होता जाता है और वह लगभग एक बोतल के ढक्कन जितना रह जाता है। अब उसे जीवित रहने के लिए हर छोटी चीज पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे पानी के कण और छोटे खाने के टुकड़े। घर में एक बिल्ली टोफू भी होती है, जो अब पॉल के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है, क्योंकि उसका आकार इतना छोटा हो चुका है कि वह किसी भी खतरे से आसानी से बच नहीं पाता। एक दिन टोफू घर में घुस आती है और पॉल गलती से घायल हो जाता है और उसे छुपना पड़ता है। वह बहुत मुश्किल से खुद को बचाते हुए एक छोटे बॉक्स में छुप जाता है, लेकिन वहां बेहोश हो जाता है। इसी बीच एलिस घर लौटती है और उसे पॉल की खून लगी हुई शर्ट दिखाई देती है, जिससे वह बहुत घबरा जाती है और पॉल को ढूंढने लगती है। पॉल आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज अब बहुत कमजोर हो चुकी होती है और एलिस तक नहीं पहुंच पाती। इसी दौरान टोफू वहां आ जाती है और एलिस को लगता है कि शायद टोफू ने पॉल को नुकसान पहुंचाया है। इससे घर में और भी तनाव बढ़ जाता है और पॉल पूरी तरह असहाय महसूस करता है। वह समझ जाता है कि अब उसे खुद ही बचने के रास्ते खोजने होंगे। पॉल अब पूरी तरह अकेला और कमजोर महसूस करने लगता है, लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। वह खुद को बचाने के लिए धीरे धीरे नई तरकीबें सीखने लगता है। वह कपड़े के छोटे टुकड़ों से खुद के लिए सुरक्षा बनाता है और तार जैसी चीजों का इस्तेमाल करके खुद को संभालने की कोशिश करता है। कई मुश्किलों के बाद वह उस बॉक्स से बाहर निकलने का एक छोटा सा रास्ता ढूंढ लेता है और बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर की दुनिया अब उसके लिए और भी खतरनाक हो चुकी होती है। हर चीज बहुत बड़ी और डरावनी लगती है। उसे हर पल टोफू के आने का डर सताता रहता है और वह लगातार छुपता रहता है। एक समय पर वह किचन की तरफ जाता है और वहां उसे थोड़ा खाना और पानी मिल जाता है, जिससे उसे थोड़ी ताकत मिलती है। अब पॉल पूरी तरह समझ चुका होता है कि उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं हो सकती, लेकिन उसके अंदर जीने की एक आखिरी उम्मीद अभी भी बची रहती है। वह खिड़की की तरफ देखता है, जहां से हल्की रोशनी अंदर आ रही होती है और उसे लगता है कि शायद यही उसका आखिरी मौका है बाहर निकलने का। वह धीरे धीरे फर्नीचर पर चढ़कर उस रास्ते की तरफ बढ़ता है जो उसे खिड़की तक ले जा सकता है। रास्ते में उसे कई बाधाएं मिलती हैं और हर कदम पर उसे खतरे का एहसास होता है, लेकिन वह रुकता नहीं है। उसी समय उसे टोफू की मौजूदगी का एहसास होता है और उसका दिल तेज धड़कने लगता है। टोफू अचानक पास आ जाती है और पॉल को लगने लगता है कि अब उसका अंत आ गया है, लेकिन तभी एक मक्खी उसके सामने आ जाती है और टोफू का ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पॉल तेजी से आगे बढ़ता है और आखिरकार खिड़की के पास पहुंच जाता है, लेकिन खिड़की की जाली उसके लिए अब भी एक बड़ी बाधा होती है। वह पूरी ताकत लगाकर कोशिश करता है
और कई बार गिरने के बाद आखिरकार एक छोटा सा रास्ता बनाने में सफल हो जाता है। धीरे धीरे वह उस रास्ते से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही उसे खुला आसमान दिखाई देता है और घास उसके लिए किसी विशाल जंगल जैसी लगती है। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहता है और गहरी सांस लेता है। अब वह आजाद तो है, लेकिन उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। वह आसमान की तरफ देखता है और अपनी बेटी मिया को याद करता है। उसे समझ आता है कि असली लड़ाई अब बाहर की दुनिया में जीने की है। और इसी के साथ उसकी कहानी एक नए सफर की शुरुआत पर खत्म होती है।